माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में हमने एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं पार्ट 5 और पार्ट 6। तो अब हम पार्ट 5 और पार्ट 6 कंटिन्यू करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग पार्ट 3 एंड पार्ट 4। फिर इसके बाद हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 करेंगे। ठीक है। पार्ट 5 में क्या है? पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी। तो हम पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी दोनों को साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये दो चैप्टर हैं, लेकिन हम दोनों को साथ में देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों लगभग सेम हैं। ठीक है, उनके फीचर्स अलग हैं लेकिन दोनों लगभग सेम हैं। तो क्या हुआ था कि अपने यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट जो था वो गांधी जी का थॉट था, और लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे कमीशन बनाए। ठीक है, गवर्नमेंट ने कई सारे कमीशन बनाए। ठीक है, तो उन्हीं में से सबसे पहला क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। दूसरा है अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। तीसरा है एल.एम. सिंघवी कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी। और चौथा है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी और जी.वी.के कमेटी। ठीक है, जी.वी.के कमेटी। क्या कहा इन कमिटीज ने? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा देयर शुड बी 3 टियर सिस्टम या 3 टियर गवर्नमेंट। देयर शुड बी 3 टियर सिस्टम या 3 टियर गवर्नमेंट। ठीक है, तो 3 टियर सिस्टम में इन्होंने कहा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने 3 टियर सिस्टम सजेस्ट किया। क्या होता है 3 टियर सिस्टम? मतलब कि एक तो 3 टियर सिस्टम हम बोलते हैं किसको? एक तो हम 3 टियर सिस्टम किसको बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। दैट इज ऑल्सो 3 टियर सिस्टम। और इसमें 3 टियर सिस्टम मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फर्दर डिवाइड किया गया। इसमें 3 तरह की गवर्नमेंट में जो कन्वीनियंस के हिसाब से रही। ठीक है, तो 3 टियर सिस्टम में सबसे पहले हमको पता है कि ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत नीचे से लिख रहे हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। अच्छा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो है, ये कहाँ? ग्राम पंचायत मतलब कि गांव के लेवल पे, मतलब कि अगर आप बोलो तो विलेज एरिया में। ठीक है, विलेज में। लेकिन पंचायत समिति कहाँ पे होनी चाहिए? पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, अपने आप कहाँ पे रहते हो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट है मैहर। ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है मैहर। उसके पहले पड़ती हैं, इसमें 2 तहसीलें हैं, अमरपाटन, रामनगर, जो हमारे नजदीकी एरिया में है, अमरपाटन और रामनगर। तो जो हमारा रामनगर है जहां हम रहते हैं वो ब्लॉक है, जो रामनगर है वो ब्लॉक है। तो यहाँ क्या है? तहसील भी है और ब्लॉक भी है। तो यहाँ क्या है? यहाँ पंचायत समिति है। यहाँ क्या है? यहाँ पंचायत समिति है। ठीक है, फिर आसपास के जो गांव हैं वहां पे ग्राम पंचायत है। वहां पे क्या है? ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत में क्या होती है? ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारा जिला है, वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा जिला परिषद। वहां क्या रहेगा? जिला परिषद।
ठीक है, वहां क्या रहेगा, जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या सजेस्ट किया, 3 टीयर सिस्टम सजेस्ट किया। और 3 टीयर सिस्टम में क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इतना क्लियर है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जो जिला परिषद है वो किस लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इंपॉर्टेंट सजेशन, इन्होंने क्या कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए, ही शुड बी सीईओ ऑफ जिला परिषद, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये सजेस्ट किया। इंपॉर्टेंट जो लगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होना चाहिए वो सीईओ। तो क्या होता है ऐसा, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद 3 टीयर सिस्टम क्या मान्य है, बिल्कुल मान्य है, बिल्कुल माना गया है इसको। ठीक है, तो 3 टीयर सिस्टम को माना गया है। और दूसरा, जिला परिषद में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो सीईओ होना चाहिए, किसका, जिला परिषद का। ठीक है, 2 चीजें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही। फिर हम आते हैं अशोक मेहता कमेटी में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता कमेटी ने क्या क्या कहा, अशोक मेहता कमेटी ने नंबर 1 क्या कहा, ये इतने सारे क्यों बनाए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा है। अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा कि देयर शुड बी 2 टीयर सिस्टम। ठीक है, एक चीज और कि जो ये पंचायत समिति है, जो पंचायती राज, एक चीज और कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। राजस्थान ने 3 टीयर सिस्टम अडॉप्ट किया और उन्होंने जो पंचायत समिति है उसको एग्जीक्यूटिव माना, मतलब कि सबसे ऊपर रखा। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी, तमिलनाडु ने 4 टीयर सिस्टम अडॉप्ट किया। क्या अडॉप्ट किया, 4 टीयर सिस्टम। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव माना। तो अलग अलग सिस्टम है, ये नहीं है कि पूरे कंट्री में एक जैसा है, सबने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से अडॉप्ट किया है। और इसके अलावा कोई पंचायत समिति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई जिला परिषद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि देयर शुड बी 2 टीयर सिस्टम, हालांकि ये माना नहीं गया। फिर उसके अलावा इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल कराओ। टैक्सेशन जो आज तक मुद्दा बना हुआ है, जिसको आज तक अडॉप्ट नहीं किया गया है ढंग से, तो रिसोर्सेज का इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि टैक्सेशन होना चाहिए, फ्रीली इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। उसके अलावा न्याय पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनका खुद का कोर्ट होना चाहिए, एक तरीके से तो न्याय पंचायत होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से मिनिस्टर्स अपॉइंट होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ हद तक ये बात मानी गई है, तो मिनिस्टर्स अपॉइंट होने चाहिए। ठीक है, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए, किसके लिए, SC ST विमेन के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट होना चाहिए, तो ये भी माना गया है। ठीक है, 2 टीयर सिस्टम नहीं माना गया है, रिसोर्सेज ये अभी तक नहीं एप्लीकेबल हो पाए हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि देयर शुड बी 2 टीयर सिस्टम, रिसोर्सेज जनरेशन होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए, टैक्सेशन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, न्याय पंचायत होनी चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए, मिनिस्टर्स शुड बी अपॉइंटेड, तो मिनिस्टर्स होने चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ SC ST। LM सिंघवी कमेटी ने क्या कहा, तो LM सिंघवी कमेटी की 2 इंपॉर्टेंट सजेशन है। इन्होंने कहा कि देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सही ढंग से इलेक्शन होने चाहिए। इन्होंने क्या कहा, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि न्याय पंचायत होनी चाहिए। ठीक है,
ज्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े और चीजें बहुत अच्छे से हो भी जाएं, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सजेशंस मुझे समझ में आए, जो मैंने पढ़े हैं, तो वो मैंने आप तक पहुंचाए। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी याद करो क्या कहा इन्होंने कहा 3 टियर सिस्टम होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद का क्या होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा कि 2 टियर सिस्टम होने चाहिए। इन्होंने रिसोर्सेज के बारे में बात की, टैक्सेशन के बारे में बात की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स होने चाहिए, न्याय पंचायत होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो टैक्सेशन, इलेक्शन ये आप एक साथ याद कर सकते हो। इसके अलावा रिजर्वेशन, टैक्सेशन, इलेक्शन, रिजर्वेशन, ठीक है। एल.एम. सिंघवी कमेटी ने न्याय पंचायत की बात की और इन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जे.वी.के कमेटी ने क्या कहा, जे.वी.के कमेटी ने कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो है ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेन प्रॉब्लम है वो है ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ब्यूरोक्रेट्स होने की वजह से जो पंचायती राज सिस्टम है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाते हैं हम, इतना उसको वर्क ही नहीं देते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, और ना ही वो एग्जीक्यूटिव की तरह, ना ही लेजिस्लेचर की तरह वो काम कर पाती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो जे.वी.के कमेटी है वो, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन मेन प्रॉब्लम है किसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ना बन पाने पे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सामने जो एक हर्डल है वो है ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता की कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, जे.वी.के कमेटी आपको क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कब एक तरीके से क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कब हुए, इनका पर्टिकुलर आर्टिकल और ये सब कुछ कब आया, तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कब हुआ इनका। तो पहले क्या था, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिल पास किया, एक 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया इन्होंने। तो वो बिल क्या हुआ, किसके कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से रिलेटेड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बिल पास किया इन्होंने। तो वो बिल क्या हुआ, लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में क्या हुआ, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आई वीपी सिंह गवर्नमेंट, और वीपी सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने बिल तो पास किया, लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि गवर्नमेंट गिर गई, मतलब सरकार गिर गई, और सरकार के गिरने से बिल क्या हो गया, लैप्स हो गया। ठीक है, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बिल जब लेकर के आए, ठीक है, तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वीपी सिंह गवर्नमेंट आई, और वीपी सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल पास किया, लेकिन सरकार गिर जाने की वजह से बिल जो है वो लैप्स हो गया। फाइनली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने बिल पास किया, और बिल पास हो गया, और क्या आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या हम म्युनिसिपैलिटी को भी साथ में ऐड कर दें, कंफ्यूजन नहीं होता कि, और आपको एक ही चीज बार बार ना लेंथीएस्ट वे में पढ़ना पड़े, ना मुझे पढ़ाना पड़े, तो उसको थोड़ा सा साथ में समझते चलते हैं, क्योंकि दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट को अगर हम यहाँ पे लें, तो म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट क्या है, अर्बन एरिया में गवर्नमेंट है। जो पंचायती राज है वो लोकल एरिया में है, जो टाउन के एरिया में है, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब बहुत शहर के एरिया में नहीं, जैसे ग्राम सभा है तो बिल्कुल विलेज एरिया में है, ग्राम पंचायत है तो विलेज एरिया में है।
ठीक है। म्युनिसिपैलिटी जो है वो थोड़ा सा बिग सिटी के लिए है, जैसे अगर भोपाल में होगा तो म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट होगी, इंदौर में होगी म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट होगी, तो बड़े शहरों के लिए है। तो उसका अगर हम 3 टियर सिस्टम देखें, उसका हम अगर 3 टियर गवर्नमेंट देखें म्युनिसिपैलिटी का, तो म्युनिसिपैलिटी में 3 टियर क्या गवर्नमेंट है, पंचायती राज में क्या है, पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, फिर पंचायत समिति हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जिला परिषद हो गया। 3 टियर गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी का अगर हम देखें तो क्या है 3 टियर गवर्नमेंट में, अभी तक हमने जितने सजेशंस बताए वो आप म्युनिसिपैलिटी में भी यूज कर सकते हो, जितने भी सजेशंस बताए वो आप म्युनिसिपैलिटी में यूज कर सकते हो। म्युनिसिपैलिटी का 3 टियर गवर्नमेंट क्या है, म्युनिसिपैलिटी का 3 टियर गवर्नमेंट है, सबसे पहले क्या है, सबसे ऊपर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बिग सिटीज के लिए है, ठीक है। फिर है म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल काउंसिल जो स्मॉल सिटीज के लिए है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल जो स्मॉल सिटीज के लिए है, ये बिग सिटीज के लिए है। उसके अलावा जैसे लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, तो टाउन लेवल पे अगर हम देखें तो नगर पंचायत होती है, क्या होती है, नगर पंचायत होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट का क्या है, एक तरीके से 3 टियर सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सेम इसके साथ भी हुआ, सेम इसके साथ ही हुआ, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ आई थी, अलग अलग नहीं आई थी। पंचायती राज सिस्टम एंड म्युनिसिपैलिटी एक साथ आई थी, अलग अलग नहीं आई थी। तो 3 टियर सिस्टम जो है इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, तो म्युनिसिपैलिटी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो सेम ऐसा ही हुआ कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पास किया, लोकसभा में नहीं हुआ, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ। वीपी सिंह गवर्नमेंट गिर गई तो बिल लैप्स हो गया। उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने पास किया और बिल पास हो गया। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, जहां 73rd जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए है और 74th किसके लिए है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे आर्टिकल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो आर्टिकल 243 टू 243O, 243 टू 243O तक कौन से हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ओ के बाद पी आता है, तो 243P से 243Z, ठीक है, पूरी एबीसीडी खत्म हो गई। 243O, 243P से 243ZG तक, ठीक है। ये कौन है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए आर्टिकल्स हैं और ये किसके लिए है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स जो दोनों के लिए सेम ही होंगे, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स में नंबर 1 पे आप लिखो 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम दोनों में है। नंबर 2 ग्राम सभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, नगर पंचायत, म्युनिसिपल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। नंबर 3 इनको लाइन से याद रखना। लाइन से कैसे याद रखना, इलेक्शन, इलेक्शन रिजर्वेशन, इलेक्शन रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, फंक्शन, फाइनेंस, याद रहेंगे। इलेक्शन रिजर्वेशन ड्यूरेशन फंक्शन, इलेक्शन रिजर्वेशन ड्यूरेशन फंक्शन, ठीक है, ये सब एक जैसे। इलेक्शन रिजर्वेशन ड्यूरेशन फंक्शन, इलेक्शन रिजर्वेशन ड्यूरेशन फंक्शन, ठीक है। ERDF 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या है, ये सैलिएंट फीचर्स हैं, समझते हैं।
ग्राम सभा को क्यों सैलिएंट फीचर्स में रखा गया? क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल माना जाता है, जहां पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, प्लस डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे लोग बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे से बैठ करके बात करते हैं। हालांकि हर जगह पे ये फॉलो नहीं हो रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ग्राम सभा हो गया, इसमें नगर पंचायत हो गया। फिर इलेक्शन, तो डायरेक्टली इलेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है, और कुछ मेंबर्स का इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इलेक्शन होते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन जो है 1/3 सीट्स जो है विमेन की हैं, 1/3 सीट्स जो है विमेन की हैं। एंड म्युनिसिपल काउंसिल में अगर देखेंगे तो हाफ सीट SC एंड ST की हैं। फिर ड्यूरेशन में अगर हम बात करेंगे तो 5 ईयर का टेन्योर है। कितने साल का टेन्योर है? 5 ईयर का। 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है। फिर उसके बाद जो फंक्शन है, तो फंक्शन 11th और 12th स्केड्यूल हमने आपको पढ़ाया था। 11th स्केड्यूल में पंचायती राज सिस्टम था और 12th स्केड्यूल में म्युनिसिपल काउंसिल थी, म्युनिसिपल गवर्नमेंट थी। तो 11th स्केड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 29 फंक्शन है, 29 सब्जेक्ट्स है। 29 सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकता है। 29 सब्जेक्ट्स पे जो भी उससे रिलेटेड है, सारे रूल्स रेगुलेशन, वो सब किसका काम है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। 12th स्केड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा फाइनेंस, आपको पता ही है कि इनका खुद का फाइनेंस नहीं है, लेकिन ये टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, कुछ हद तक रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा इनको फंड किससे मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट से, और इनकी डिपेंडेंसी है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पे। तो फाइनेंस सिस्टम आपको पता ही है, ठीक है। तो 3 टियर सिस्टम, ग्राम सभा, इलेक्शन, रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, फंक्शन एंड फाइनेंस, ठीक है। अब इसकी वीकनेस क्या है? वीकनेस क्या है? तो ठीक है, तो वीकनेस में क्या है? नंबर 1, फाइनेंस जनरेशन इज वीक। सारी चीजें फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस जनरेशन इज वीक। सेकेंड बात की गई है ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी, ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी किस पे? यूनियन स्टेट गवर्नमेंट में ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी, जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी है। फाइनेंस जनरेशन इज वीक, इनका खुद का नहीं है। इसके अलावा अगर इनको फंड मिलता भी है तो किस तरीके का मिलता है? टाइड, ठीक है, टाइड फंड, ठीक है। इसके अलावा इनको फंड मिलता भी है तो कैसा मिलता है? टाइड फंड मिलता है, टाइड फंडिंग है, टाइड नेचर ऑफ फंडिंग। इसके अलावा फोर्थ, अब देखो कैसे याद कर सकते हो कि एक तो इनका खुद का कोई फाइनेंस जनरेशन का इतना ज्यादा सोर्स नहीं है, दूसरा डिपेंडेंसी है किस पे? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। टाइड फंडिंग है, अगर फंड मिलता भी है तो किस तरीके से मिलता है? इस तरीके से, मतलब ठीक है दिए दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से टाइड फंडिंग मिलती है। फिर उसके अलावा इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितनी है? ज्यादा है। आपने देखा कि 29 सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ज्यादा है, लेकिन फंडिंग क्या है? कम है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग क्या है? कम है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ क्या है? फाइनेंस जनरेशन इज वीक, ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी, टाइट फंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन फंडिंग, ठीक है। तो फंडिंग कम है, ठीक है। ठीक है, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन कैसा है? लिमिटेड डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन क्या होता है? डिस्क्रिशन मतलब अपनी इच्छा। तो किस पे डिस्क्रिशन? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा,
एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो मतलब कि क्या है, फाइनेंस जनरेशन भी वीक है, डिपेंड है पूरे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे, फंडिंग अगर है भी तो बहुत टाइट है, और इसके अलावा जो डिस्क्रिशन है एक्सपेंडिचर करने का, खर्चा करने का, वो भी लिमिटेड है। मतलब सोच सकते हो कि एक तो फंड मिल नहीं रहा, दूसरा मिल रहा है तो बिल्कुल इस तरीके से मिल रहा है कि चलो ऐसे करके दे रहे हैं, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, फंडिंग कम है, अब खर्चे करने का भी, एक्सपेंडिचर करने का भी इनके पास क्या नहीं है, डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या फीचर और है जो इनके, नंबर 6, अदर पैरेलल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इनकी ग्रोथ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल देते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो समझ में आ गया वीकनेस में क्या क्या है। अदर पैरेलल इंस्टीट्यूशंस, इसके पैरेलली जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी वजह से दिक्कत आती है। फिर ब्यूरोक्रेटाइजेशन है ही, आपको पता है अपने ब्यूरोक्रेट्स जो गांव-गांव में भी जा सकते हैं, उनका अलग ही एग्जीक्यूटिव है परमानेंट। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि सब चीजें जितनी सुव्यवस्थित हम पढ़ते हैं कि इसमें ये है, लेकिन रियलिटी में उतना है नहीं। उस तरीके से आप देखो, अगर विलेज में चले जाओ तो क्या नियमित रूप से ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें आ गई? ये सब चीजें वीकनेस में आ गई। ठीक है, आगे एक चीज और देख लेते हैं, कंपल्सरी एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन। क्या है कंपल्सरी एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन? जो हमने अभी तक पढ़ा, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन करवाना, ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करना, ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करना। इसके अलावा पंचायत इस्टेब्लिश करना, ठीक है, पंचायत इस्टेब्लिश करना। ये किस में आएगा? ये कंपल्सरी एक्शन में आएगा। वॉलंटरी एक्शन में रिसोर्सेज से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ये सब कुछ किस में आएगा? वॉलंटरी एक्शन में आएगा। और इलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग ग्राम सभा, पंचायत इस्टेब्लिश करना, ये सब किस में आएगा? कंपल्सरी एक्शन में आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें 8 गवर्नमेंट है। म्युनिसिपैलिटी जो है उसमें 8 गवर्नमेंट है। 8 गवर्नमेंट, कौन कौन सी 8 गवर्नमेंट है? तो नंबर 1 है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नंबर 2 क्या है? एक तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, दूसरा क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल। नंबर 3 क्या है? नोटिफाइड एरिया गवर्नमेंट मतलब कि ये जो गवर्नमेंट होती है वो किसको देखती है? वो देखती है जो ज्यादा पुअर एरिया है या फिर ज्यादा वेल्दी एरिया है, मतलब कि उनकी वेल्थ अच्छी है। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया और इकोनॉमिकली सिक्योर एरिया। ठीक है, तो जो नोटिफाइड एरिया है ये किसको देखते हैं? पुअर एरिया को भी देखते हैं और जो जिनकी इकोनॉमिकल वेल्थ अच्छी है उनको भी देखते हैं। ठीक है, नंबर 4 कौन है? नंबर 4 कंटोनमेंट एरिया गवर्नमेंट। कंटोनमेंट मतलब छावनी, मतलब सैन्य एरिया, वहां पे वाटर प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन, हेल्थ, वहां का सब कुछ देखना, ये कौन करता है? ये कंटोनमेंट एरिया गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा टाउनशिप एरिया गवर्नमेंट।
टाउनशिप एरिया गवर्नमेंट जो नियर दी, जो प्लांट के पास में स्टाफ होते हैं या वर्कर्स होते हैं जो प्लांट नियर दी प्लांट रहते हैं, तो उनको क्या प्रोवाइड, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये कौन करता है? ये टाउनशिप गवर्नमेंट करती है। नंबर 6 कौन है? नंबर 6 टाउन गवर्नमेंट। नंबर 7 जो है पोर्ट गवर्नमेंट एंड नंबर 8 स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट, स्पेशल गवर्नमेंट। ठीक है, स्पेशल गवर्नमेंट स्पेशल एरियाज को देखती है या कुछ बच गया रह गया तो उसको देखती है। पोर्ट गवर्नमेंट पोर्ट के से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देखती है। टाउन गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड वगैरह हो गया या कुछ भी मतलब नियरेस्ट एरिया का जो भी व्यवस्था है उसको देखती है। टाउन गवर्नमेंट जो है वो टाउन को देखती है। टाउनशिप गवर्नमेंट वर्कर्स या स्टाफ को देखती है। कंटोनमेंट एरिया जो है वो सैन्य लोगों को देखती है। नोटिफाइड एरिया गवर्नमेंट, नोटिफाइड एरिया जो है वो पुअर या वेल्थ दोनों को देखती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल जो बिग सिटी और स्मॉल सिटी को देखती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, खोज पोछ नहीं हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।